सन 1928 भारत पहली बार ओलंपिक हॉकी में उतरा। दिल में था बस एक ही सपना, अपने देश का नाम रोशन करना। पूरा टूर्नामेंट हमने 29 गोल किए और सबसे बड़ी बात, हमारे खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ। फाइनल में सामने था नीदरलैंड। हर नजर हम पर टिकी थी और मैंने तय कर लिया था ये जीत भारत की होगी। मैंने एक के बाद एक 3 गोल दागे और जब आखिरी सीटी बजी, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीत लिया। वो पल केवल मेरी जीत नहीं थी, वो भारत की पहचान थी। उसी दिन शुरू हुआ हमारे हॉकी का स्वर्णिम युग। भाई, ये भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय में क्या अंतर है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। चल ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर जनरल की। ये वो लोग थे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे। समझ लो, कंपनी के सीईओ थे ये। इनका काम था कंपनी का राज चलाना और प्रॉफिट कमाना। भारत में 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी के भरोसे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कंपनी से भारत का कंट्रोल ले लिया और सीधे अपने हाथों में ले लिया। और बस यही एंट्री होती है वाइसराय की। वाइसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। ये सीधे ब्रिटेन की महारानी या राजा के ऑर्डर पर काम करते थे। तो सीधी बात, गवर्नर जनरल वो था जो कंपनी का राज चलाता था और वाइसराय वो था जो सीधे इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि बनकर भारत पर राज करता था। 4,500 साल पहले की एक ऐसी सभ्यता जो इंडस नदी के किनारे बसी थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर। ये है हमारा शहर मोहनजोदारो। ये आप भविष्य में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, जहां पक्की ईंटों के घर थे, सीधी चौड़ी सड़कें थी और बेहतरीन नालियों का प्रबंध था। यहाँ के लोग साफ सफाई को महत्व देते थे। हमारा शहर साफ है क्योंकि हम सब मिलकर सफाई रखते हैं। उन्होंने स्नान कुंड बनाए। हम ये बाथटब बना रहे हैं, मेहनत तो लग रही है पर ये ऐतिहासिक होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा स्नान कुंड है, पर आप इसे इतिहास में ग्रेट बाथ के नाम से पढ़ेंगे, जो आज इतिहास में ग्रेट बाथ के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग खेतों में मेहनत करते, हम फसल उगाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नहरों से सिंचाई करते और अन्न उगाते थे। कारीगर मोती बनाते। कितनी बारीकी से बनाते हैं हम ये मोती, दूर दूर के व्यापारी इसे लेने आते हैं। मिट्टी के बर्तन बनते थे जिन पर सुंदर ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती थी। हमारे बर्तन ही हमारी पहचान है। हर घर में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। मोहरें उकेरी जाती थीं, जिन पर पशु आकृतियां और लिपि के चिन्ह होते। ये मुहरें हमारे व्यापार और पहचान के लिए हैं। बैलगाड़ियां तैयार की जाती, सामान लाद कर दूर दराज के शहरों में व्यापार होता। शाम होते ही लोग खेलते, पत्थरों से बने बोर्ड गेम्स, मनोरंजन और सामूहिक जीवन का हिस्सा। लेकिन फिर समय ने करवट ली। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब जो आप देख रहे हो, सब विलुप्त हो जाएगा। भूकंप आए, धरती फटी, दीवारें गिर गईं और भीषण बाढ़ ने इन शहरों को डुबो दिया। ये महान सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई, पर इसके अवशेष आज भी हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान कला, विज्ञान और नगर निर्माण में कितना उन्नत था। नमस्ते, मैं हूँ पिंगली वेंकैया। आज 31 मार्च 1921 है और मैंने हमारे लिए एक नया नेशनल फ्लैग तैयार किया है। मेरे पहले झंडे में सिर्फ लाल और हरा था, हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक। पर बापूजी ने कहा, ऊपर सफेद जोड़ो बाकी समुदायों के लिए, और बीच में चरखा जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। आज कराची सम्मेलन में संशोधित तिरंगा अपनाया गया। सफेद और हरा जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन लाल की जगह अब केसरिया है। केसरिया साहस का प्रतीक है, सफेद शांति का और हरा उर्वरता और विकास का। आखिरकार जुलाई 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का तिरंगा अपनाया। बीच का चरखा अब सम्राट अशोक का धर्म चक्र है, सत्य और जीवन का प्रतीक। मैं हूँ भारत देश के काकतीय वंश का राजा। गोलकुंडा की खदान से मिला ये अनमोल हीरा मेरे खजाने की शान बना। मैं हूँ अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण पर चढ़ाई कर मैंने काकतियों को पराजित किया और ये हीरा उनसे छीन लिया। अब मेरी शक्ति का प्रतीक बन गया। मैं हूँ बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मैंने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया और ये हीरा अब मेरे कब्जे में आ गया। मैं हूँ शाहजहां। मैंने इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़ा। अब ये हीरा मुगल साम्राज्य की समृद्धि और वैभव का प्रतीक बन चुका था। मैं हूँ औरंगजेब। अपने अब्बू शाहजहां को कैद किया और साम्राज्य के साथ ये हीरा भी मेरे खजाने में आ गया। मैं हूँ मोहम्मद शाह रंगीला। मेरे शासनकाल में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया
लेकिन यह हीरा अभी भी मेरे पास सुरक्षित था। मैं हूं नादिर शाह। 1739 में इस हीरे को दिल्ली से मोहम्मद शाह रंगीला से लूटकर अपने साथ ईरान ले गया। इस अद्भुत हीरे को देखकर मैंने इसका नाम कोहे नूर रखा, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत। तभी से लोग इस हीरे को कोहे नूर कहने लगे। मैं हूं अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर मैंने अपने हाथों में ले लिया। कोहिनूर अब अफगानिस्तान चला आया। मैं हूं शाह शुजा। अहमद शाह अब्दाली के वंशजों से मैंने कोहिनूर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद यह हीरा मेरे हाथों से भी चला गया। मैं हूं पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह। मैंने अफगानी शाह शुजा को पराजित कर यह कोहिनूर हासिल किया। हम हैं अंग्रेज। 1849 में पंजाब पर कब्जे के बाद कोहिनूर को जब्त कर लिया। इसे अब भारत से इंग्लैंड की महारानी के पास भेज दिया गया। मैं हूं महारानी विक्टोरिया। भारत से लाए गए इस कोहिनूर को मैंने अपने मुकुट में लगाया। ये हीरा अब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बना। अब कमेंट करके बताइए, वर्तमान में कोहिनूर हीरा किसके पास है? This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet. This is unique. ये है दूध सागर जलप्रपात, जो मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ये है केंद्राई जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये है हुंडरू जलप्रपात, जो सुवर्ण रेखा नदी पर रांची झारखंड में है। ये है दुग्धधारा जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ये है धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये है नोहकालिकाई जलप्रपात, जो मेघालय में स्थित है। ये है कपिल धारा जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। आज है 24 अक्टूबर 1984 और मैं हूं भारत की पहली मेट्रो में, कलकत्ता मेट्रो। ये पहली मेट्रो लाइन है 3.4 किलोमीटर एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक। भारत दुनिया का 17वां देश बना और एशिया में टोक्यो और ओसाका के बाद तीसरा, जिसके पास मेट्रो थी। इस शुरुआत के बाद देश भर में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। हर बड़े शहरों में मेट्रो का निर्माण होने वाला था। फिर 2002 में दिल्ली में मेट्रो बनी और आज भारत में मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, लगभग हर बड़े शहर में मेट्रो है। तो दोस्तों, यही थी भारत में मेट्रो की कहानी, एक सफर जिसने हमारे शहरों की रफ्तार और जिंदगियों दोनों को बदल दिया। चलिए आपको ले चलते हैं उस धरती पर जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। मैं हूं लिच्छवी गणराज्य से। समय है करीब 600 ईसा पूर्व। हमारे यहाँ शासन का आधार सभा और परिषद था। हमारे यहाँ एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं थी, बल्कि गणपति चुने जाते थे, जो सीमित समय के लिए प्रशासन संभालते थे। निर्णय लेने से पहले जनसभा होती थी। युद्ध से लेकर कर व्यवस्था तक हर मुद्दे पर चर्चा करके फैसला किया जाता था। हम लिच्छवी गणराज्य की महिलाएं गृहिणी थीं। हमारा मुख्य कार्य घर को संभालना था। पुरुषों की सभा में हम महिलाएं शामिल नहीं होती थीं। मैं आम्रपाली उस समय एक गणिका और प्रसिद्ध नर्तकी थी। बाद में मैं महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर सब कुछ त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई। हमारे गणराज्य का जिक्र बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। यहीं पर भगवान महावीर का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध भी कई बार हमारे वैशाली में आए। जब पूरी दुनिया राजाओं और साम्राज्यों के अधीन थी, भारत का वैशाली गणराज्य लोकतंत्र की नींव रख रहा था। इसीलिए इसे दुनिया का पहला लोकतंत्र कहा जाता है। मैं हूं आपका ट्रेन ड्राइवर और आज मैं आपको ले चलूंगा रेल के इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। चलेंगे देश की पहली ट्रेन से लेकर आने वाली बुलेट ट्रेन तक के रोमांचक सफर पर। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी और इसमें 3 इंजन थे, जिनका नाम था साहेब, सिंध और सुल्तान, और इसने 34 किलोमीटर का सफर तय किया। इस सोच के पीछे थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी।
जिन्होंने भारत में रेल की योजना तैयार की। और 1870 तक आते आते बंगाल, दिल्ली और मुंबई 3 प्रमुख केंद्र इस नेटवर्क से जुड़ चुके थे। और रेलवे ने दार्जिलिंग, शिमला, नीलगिरी जैसे पहाड़ी शहरों तक पहुंचना आसान बना दिया। इसके बाद 1925 में मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, जिसने यात्रा को और तेज व सुविधाजनक बना दिया। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि बंटवारे के बाद देश का 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया था। आजादी के बाद 1951 में सारे क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को मिलाकर भारतीय रेल का निर्माण हुआ। और 1959 में हुई राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत। उस समय के भारत की सबसे तेज रेलवे सेवा थी। फिर 1998 में कोंकण रेलवे ने समुद्र और पहाड़ों को पटरियों से जोड़ा। और आज भारत में गतिमान और वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन्स हमें समय पर हर जगह पहुंचा देती हैं। आज भारत में सिर्फ ट्रेनें ही नहीं बल्कि मेट्रो भी हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर और लगभग हर बड़े शहर तक फैली हुई है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन शुरू हो जाए। दोस्तों, ये सब मिलकर भारत को रेल नेटवर्क में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनाते हैं। और ऐसी और हिस्ट्री से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखें हमारा नया शो हिस्ट्री एक्सप्रेस, सिर्फ सीखो ऐप पर। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके मरने के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखकर गुलाम वंश शुरू किया। मैं हूं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में मैंने सत्ता अपने हाथ में ली और गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान को हराकर खिलजी वंश की स्थापना की। मैं हूं गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में मैंने खिलजी वंश को परास्त कर तुगलक वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत को नई दिशा दी। मैं हूं खिज्र खान। 1414 में सैयद वंश की नींव रखी। मेरा वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश माना जाता है। मैं हूं बहलोल लोदी। 1451 में लोदी वंश की नींव रखी। मेरा वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में समाप्त कर दिया। अब आप कमेंट करके बताइए, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक किस वंश ने राज किया था? अगर आप AI से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा समझदार ही होगा। जैसे कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक, लोग मुझे पागल सुल्तान कहते थे। मैं दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन अफसोस मेरे द्वारा किए गए सभी प्रमुख कार्य असफल रहा। मैंने सोचा दिल्ली पर मंगोलों का खतरा है, इसलिए राजधानी दौलताबाद ले जाऊं, पर लंबा सफर करके लोग थक गए। मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। फिर दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया, लेकिन अकाल ने जनता को तोड़ दिया और ये भी असफल हो गया। 1330 ईस्वी में सोने चांदी की कमी दूर करने के लिए मैंने तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन लोग अत्यधिक तांबे का नकली सिक्का बनाने लगे। मैंने खुरासान पर चढ़ाई की तैयारी में 3,70,000 सैनिक खड़े किए और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया। मगर अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया और सब व्यर्थ चला गया। कराचल जीतने के लिए मैंने 1,00,000 सैनिक भेजे, लेकिन खराब मौसम और पहाड़ों की कठिनाई से यह भी असफल रहा। अब कमेंट करके बताइए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप AI से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। सन 1193 मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 आचार्य और सदियों का ज्ञान राख बन गया। ये था नालंदा। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने स्थापित किया, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ से ज्ञान गया दूर देशों तक। नालंदा में केवल धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ चिकित्सा विद्या, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, ज्योतिर्विज्ञान के साथ साथ भाषाएं और व्याकरण भी सिखाए जाते थे। हालांकि ये मगध में था, विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। कोरिया, चीन, जापान और कई अन्य देशों से भी लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। अंत में ये सब नष्ट हो गया और सदियों का ज्ञान सिर्फ एक आदमी की पागलपन की वजह से। मैं शेरशाह सूरी हूँ। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो मैंने बनवाई थी। ये बंगाल से काबुल तक जाती है और ये चांदी का सिक्का मैंने रुपया कहा था और वही नाम आज भी हमारे पैसों के लिए चलता है। रोवा, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जमीन की नाप और फसल के हिसाब से टैक्स तय करवाया। मैंने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया था। हर खबर, हर योजना मुझे समय पर मिले ताकि राज चलाना आसान हो और जनता सुरक्षित रहे। मेरे यहाँ न्याय के सख्त नियम थे। अमीर गरीब सब अदालत में बराबर थे। मेरे शासनकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ।
डैमेज हो गई थी। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मैंने कुतुब मीनार की नींव रखी और पहली मंजिल बनवाया। मैं हूं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कुतुब मीनार में पहले एक ही मंजिल थी, उनके डेथ के बाद बाकी की 3 मंजिल मैंने बनवाया है। मैं हूं फिरोज शाह तुगलक। 1368 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी। इसको मैंने रिपेयर करवाया और 5वीं और आखिरी मंजिल भी बनवाया। ऊपरी 2 मंजिलों में मैंने संगमरमर का भी इस्तेमाल करवाया। मैं हूं लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय हालात ऐसे बने थे कि कुछ समय के लिए लगा मानो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे पहला कारण था भारतीय शासक। वे एकजुट नहीं हुए, हर कोई अपनी गद्दी और अपना स्वार्थ देख रहा था। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद का निजाम, पटियाला और राजस्थान, कई बड़े शासकों ने हम अंग्रेजों का साथ दिया। अगर यही भारतीय राजा विद्रोह कर रहे सैनिकों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हमें सचमुच 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। दूसरा कारण था शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोग विद्रोह से पूरी तरह दूर रहे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकरण करेंगे। और सबसे बड़ा कारण था साझा नेतृत्व का अभाव। विद्रोही जगह जगह बिखरे थे, पर उन्हें एक करने वाला राष्ट्रीय नेता कोई नहीं था। यही सभी वजह बनी विद्रोह के असफल होने की। राजा बंट गए, शिक्षित वर्ग चुप रहा और हम संगठित व ताकतवर थे। इसलिए 1857 के विद्रोह को हमने दबा दिया। भारतीय इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर हमने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अगर आप AI से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। मैं हूं नरसिंहदेव और ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे मैंने सन 1250 ईस्वी में बनवाया था। ये शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। मैं हूं शाहजहां। ये ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब मैंने बनवाए थे मुगल शासन के दौरान। मैं हूं राजराजा चोला और ये है बृहदीश्वर मंदिर, जिसे मैंने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं हूं अकबर, मुगल सम्राट। मैंने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। My name is Edward Lutyens, and I made the India Gate in Delhi in 1931 in memory of Indian soldiers in World War I. मैं सम्राट अशोक। मैंने इस महान सांची स्तूप का निर्माण कराया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने 1199 ईस्वी में इस भव्य कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अरे 1600 में मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ, मसाला ट्रेड में धमाका करो, भारत में बवाल मचाओ। मैं विलियम हैकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी, और आज पहली बार भारत की धरती पर कदम रख रहा हूं। 1608 में मैं सूरत पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रिप्रेजेंटेटिव बनकर। यहीं से हमारी एंट्री मुघल दरबार तक हुई। अरे कौन है ये लोग? देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं। हमने 1611 में मासूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की। यहीं से भारत में हमारी पकड़ मजबूत होने लगी। आई एम थॉमस रो। 1615 में जहांगीर के कोर्ट आया था ताकि हम इंडिया में व्यापार और किले बना सके, और जहांगीर ने ये परमिशन दे दी। अगर उस दिन मैंने अंग्रेजों को फरमान न दिया होता तो शायद वो अपना पांव इतनी गहराई से भारत में न जमाते और हमारी तकदीर कुछ और होती। मैं रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति। 1757 में प्लासी की जंग में मैंने अपनी सेना के साथ इतिहास रचा। मैंने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। उसके धोखे ने हमें प्लासी की जंग जीतने का रास्ता दिया। मैं हूं सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। सन 1757 में मैंने अंग्रेजों को हराने का प्रण लिया। मेरी सेना बड़ी थी, मगर मेरे ही दरबार में गद्दारी हुई। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं हूं मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सत्ता की लालच में मैंने युद्ध के समय अपनी सेना पीछे रोक ली और इसी धोखे से अंग्रेज जीत गए। हम तीनों, जगत सेठ, मैं ओमीचंद और राय दुर्लभ, अंग्रेजों के साथ साजिश में शामिल हुए। प्लासी की जंग ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रख दी। यही असली शुरुआत थी हमारे साम्राज्य की। मैं हूं समाहर्ता, मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पूरे साम्राज्य से कर वसूलना और राजकोष भरना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हूं सीताध्यक्ष, मौर्य काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष। खेतों, बीजों और पैदावार की पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में थी। मैं हूं मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। यात्रियों और व्यापारियों को यात्रा की अनुमति पत्र मैं ही देता था।
मैं हूं लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान। सिक्कों की शुद्धता और असली नकली की पहचान करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हूं अकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। सोना, चांदी, लोहा और तांबे जैसी खदानों की देखरेख मेरा काम था। मैं हूं संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। बाजारों की देखरेख और व्यापारियों की व्यवस्था बनाए रखना मेरा काम था। मैं हूं शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान। सीमा पार व्यापार से कर वसूलना और राजकोष भरना मेरा कर्तव्य था। अगर आप एआई से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। हम हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और आज हम में से 10 लोग इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं, पर हम उतरेंगे इतिहास में। आज हम इस 8 डाउन ट्रेन को शाहजहांपुर से लखनऊ जाते वक्त लूटेंगे, काकोरी में। पैसे के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। जैसे ही हम काकोरी पहुंचेंगे, मैं इशारा दूंगा, तब राजेंद्र लहरी चेन खींचेंगे। इस ट्रेन में जो 8,000 रुपए का टैक्स का पैसा जा रहा है वो हम ले लेंगे। हम हैं हरिहर और बुक्का। हमने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी 1336 में, जो शौर्य और धर्म का प्रतीक बना। साम्राज्य की राजधानी का नाम भी विजयनगर था, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था और ये नदी हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये है विजयनगर का बाजार। महाराज कृष्णदेव राय के समय ये बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध था। यहाँ सोना, चांदी, हाथी, घोड़े सब मिलता था। 1565 में तालीकोट के युद्ध ने इस वैभव को तोड़ दिया और विजयनगर एक इतिहास बन गया। भले ही ये साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन भारत के इतिहास में इसने अपनी गौरवशाली पहचान बनाई है। धन्यवाद। कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा समझदार ही होगा, जैसे कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक। लोग मुझे पागल सुल्तान कहते थे। मैं दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन अफसोस, मेरे द्वारा किए गए सभी प्रमुख कार्य असफल रहा। मैंने सोचा दिल्ली पर मंगोलों का खतरा है, इसलिए राजधानी दौलताबाद ले जाऊं, पर लंबा सफर करके लोग थक गए। मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। फिर दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया, लेकिन अकाल ने जनता को तोड़ दिया और यह भी असफल हो गया। 1330 ईस्वी में सोने चांदी की कमी दूर करने के लिए मैंने तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन लोग अत्यधिक तांबे का नकली सिक्का बनाने लगे। मैंने खुरासान पर चढ़ाई की तैयारी में 3,70,000 सैनिक खड़े किए और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया। मगर अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया और सब व्यर्थ चला गया। कराचल जीतने के लिए मैंने 1 लाख सैनिक भेजे, लेकिन खराब मौसम और पहाड़ों की कठिनाई से यह भी असफल रहा। अब कमेंट करके बताइए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप एआई से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। मैं रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति। 1757 में प्लासी की जंग में मैंने अपनी सेना के साथ इतिहास रचा। मैंने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। उसके धोखे ने हमें प्लासी की जंग जीतने का रास्ता दिया। मैं हूं सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। सन 1757 में मैंने अंग्रेजों को हराने का प्रण लिया। मेरी सेना बड़ी थी, मगर मेरे ही दरबार में गद्दारी हुई। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं हूं मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सत्ता की लालच में मैंने युद्ध के समय अपनी सेना पीछे रोक ली और इसी धोखे से अंग्रेज जीत गए। हम तीनों, जगत सेठ, मैं ओमीचंद और राय दुर्लभ, अंग्रेजों के साथ साजिश में शामिल हुए। प्लासी की जंग ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रख दी। यही असली शुरुआत थी हमारे साम्राज्य की। अरे 1600 में मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ, मसाला ट्रेड में धमाका करो, भारत में बवाल मचाओ। मैं विलियम हैकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी, और आज पहली बार भारत की धरती पर कदम रख रहा हूं। 1608 में मैं सूरत पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रिप्रेजेंटेटिव बनकर। यहीं से हमारी एंट्री मुघल दरबार तक हुई। अरे कौन है ये लोग? देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं। हमने 1611 में मासूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की। यहीं से भारत में हमारी पकड़ मजबूत होने लगी। आई एम टॉमस रो। 1615 में जहांगीर के कोर्ट आया था ताकि हम इंडिया में व्यापार और किले बना सकें, और जहांगीर ने ये परमिशन दे दी। अगर उस दिन मैंने अंग्रेजों को फरमान न दिया होता तो शायद वो अपना पांव इतनी गहराई से भारत में न जमाते और हमारी तकदीर कुछ और होती। मैं हूं नरसिंहदेव और ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे मैंने सन 1250 ईस्वी में बनवाया था।
ये शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। मैं हूं शाहजहां, ये ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब मैंने बनवाए थे मुगल शासन के दौरान। मैं हूं राजराजा चोला और ये है बृहदीश्वर मंदिर, जिसे मैंने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं हूं अकबर, मुगल सम्राट। मैंने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। My name is Edward Lutyens, and I made the India Gate in Delhi in 1931 in memory of Indian soldiers in World War I. मैं सम्राट अशोक। मैंने इस महान सांची स्तूप का निर्माण कराया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने 1199 ईस्वी में इस भव्य कुतुब मीनार की नींव रखी थी। मैं हूं लॉर्ड कैनिंग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय हालात ऐसे बने थे कि कुछ समय के लिए लगा मानो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे पहला कारण था भारतीय शासक। वे एकजुट नहीं हुए, हर कोई अपनी गद्दी और अपना स्वार्थ देख रहा था। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद का निजाम, पटियाला और राजस्थान, कई बड़े शासकों ने हम अंग्रेजों का साथ दिया। अगर यही भारतीय राजा विद्रोह कर रहे सैनिकों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हमें सचमुच 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। दूसरा कारण था शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोग विद्रोह से पूरी तरह दूर रहे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकरण करेंगे। और सबसे बड़ा कारण था साझा नेतृत्व का अभाव। विद्रोही जगह जगह बिखरे थे, पर उन्हें एक करने वाला राष्ट्रीय नेता कोई नहीं था। यही सभी वजह बनी विद्रोह के असफल होने की। राजा बढ़ गए, शिक्षित वर्ग चुप रहा और हम संगठित व ताकतवर थे। इसलिए 1857 के विद्रोह को हमने दबा दिया। भारतीय इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर हमने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अगर आप AI से इतिहास को देखना चाहते हो तो हिस्ट्री काल को फॉलो जरूर करें। सन 1193 मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 आचार्य और सदियों का ज्ञान राख बन गया। ये था नालंदा। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने स्थापित किया, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ से ज्ञान गया दूर देशों तक। नालंदा में केवल धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ चिकित्सा विद्या, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, ज्योतिर्विज्ञान के साथ साथ भाषाएं और व्याकरण भी सिखाए जाते थे। हालांकि ये मगध में था, विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। कोरिया, चीन, जापान और कई अन्य देशों से भी लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। अंत में ये सब नष्ट हो गया और सदियों का ज्ञान सिर्फ एक आदमी की पागलपन की वजह से। मैं शेरशाह सूरी हूं। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड जो मैंने बनवाई थी। ये बंगाल से काबुल तक जाती है और ये चांदी का सिक्का मैंने रुपया कहा था और वही नाम आज भी हमारे पैसों के लिए चलता है। यारों, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जमीन की नाप और फसल के हिसाब से टैक्स तय करवाया। मैंने पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया था। हर खबर, हर योजना मुझे समय पर मिले ताकि राज चलाना आसान हो और जनता सुरक्षित रहे। मेरे यहाँ न्याय के सख्त नियम थे। अमीर गरीब सब अदालत में बराबर थे। मेरे शासनकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। डैमेज हो गई थी। मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मैंने कुतुब मीनार की नींव रखी और पहली मंजिल बनवाया। मैं हूं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कुतुब मीनार में पहले एक ही मंजिल थी, उनके डेथ के बाद बाकी की 3 मंजिल मैंने बनवाया है। मैं हूं फिरोज शाह तुगलक। 1368 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी। उसको मैंने रिपेयर करवाया और 5वीं और आखिरी मंजिल भी बनवाया। ऊपरी 2 मंजिलों में मैंने संगमरमर का भी इस्तेमाल करवाया।